हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म बायोबडी। तो आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ के बारे में। ये क्या होती हैं ये तो हमें लेक्चर के अंदर ही पता लगेगा क्या होती हैं, बट उससे पहले हम लेक्चर नंबर 2 को रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, हमने पढ़ा था इनहेलेशन एक्सहेलेशन किस तरीके से होती है, कौन सी मसल्स होती हैं उसके अंदर इंक्लूड। डायफ्राम होता है एक होती है इंटरकॉस्टल मसल्स। जैसे कि अगर मुझे नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है तो मैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स को कहूँगी कि तुम नॉर्मल ब्रीदिंग करवाओ, मतलब जो रिब्स के बीच में मसल्स हैं इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है। तो एक्सटर्नल वाली जो सबसे बाहर प्रेजेंट है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, वो नॉर्मल ब्रीदिंग में काम करवाती है। नॉर्मल ब्रीदिंग क्या, इनहेल करना है एक्सहेल करना है, नॉर्मल जो तुम अभी ब्रीद कर रहे हो दैट इज योर नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है। तो डायफ्राम हो जाएगा फ्लैट जब मुझे इनहेल करना है, डायफ्राम हो जाएगा फ्लैट। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स करेंगी कॉन्ट्रैक्ट। क्या एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जिसकी वजह से तुम्हारे रिब्स बाहर की तरफ जाएंगे, ठीक है, बाहर की तरफ जाएंगे और ऊपर की तरफ उठेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी इनहेलेशन। फिर उसके बाद डायफ्राम नॉर्मल पोजीशन में आएगा तो लंग्स भी ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगी, एक्सहेलेशन। जो भी लंग्स के अंदर हवा थी वो बाहर चली जाएगी और जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है वो अपनी जगह पर वापस आ जाएंगी, सिंपल सी बात है। और हमने पढ़ा था फोर्सफुल के बारे में। फोर्सफुल में एब्डोमिनल मसल्स आ जाती हैं। एब्डोमिनल मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। अगर हम नॉर्मली बात कर रहे हैं एक्सहेलेशन की तो उसमें रिलैक्सेशन होता है मसल्स का, बट अब हमें फोर्सफुल करवाना है तो कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं एब्डोमिनल मसल्स के, ठीक है। एब्डोमिनल मसल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे। किसको, एक एब्डोमिनल मसल्स करेंगे कॉन्ट्रैक्ट और एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, डन, ठीक है। जिसकी वजह से हमारा जो प्रेशर है अंदर का वो बढ़ जाएगा बट वॉल्यूम कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एक्सहेलेशन होगी। तो फोर्सफुल एक्सहेलेशन इसकी वजह से होगी, डन। आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ के बारे में। अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स ये क्या बोला है, कैपेसिटीज़ ये क्या बोला है, उसके बारे में बात करते हैं। कहते हैं अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन इनहेल और एक्सहेल इन डिफरेंट कंडीशंस। डिफरेंट कंडीशंस हैं। नॉर्मली मैं कितनी हवा को अंदर ले सकती हूँ, बाहर छोड़ सकती हूँ, और डिफरेंट कंडीशंस हुई तो मैं उन कंडीशंस में, मतलब बहुत ज़्यादा ही मैंने इनहेलेशन करना है, मैक्सिमम कितना इनहेल कर सकती हूँ हवा एयर को, वो भी इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो बोला क्या है, अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन इनहेल एक्सहेल इन डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है, अलग अलग कंडीशंस। एक्सहेल, मैं फोर्सफुली एक्सहेल करना चाहूँ तो मैं कितनी मैक्सिमम एयर को फोर्सफुली एक्सहेल करके बाहर निकाल सकती हूँ, वो इसके अंदर पढ़ेंगे। स्पायरोमीटर क्या है, डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरमेंट। जो ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हैं, कैपेसिटीज़ हैं, इनको मेजर करने के लिए कोई ना कोई डिवाइस तो होता होगा, ठीक है। तो उनको मेजर करने के लिए डिवाइस होता है स्पायरोमीटर, ठीक है। कौन सा डिवाइस है, क्या बोलते हैं इसको, स्पायरोमीटर बोलते हैं, डन। तब हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की बात करूं, बोला क्या है, सबसे पहले आती है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। अभी तुम नॉर्मल कंडीशन में ब्रीद कर रहे हो, ठीक है, नॉर्मली एक्सहेल और इनहेल कर रहे हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो नॉर्मली मैं कितनी हवा को अंदर ले सकती हूँ, कितनी हवा को बाहर छोड़ सकती हूँ, इनहेल और एक्सहेल करना नॉर्मली। अभी मैं नॉर्मल कंडीशन में बैठी हूँ तो मैं नॉर्मल कंडीशन में कितनी इनहेल और एक्सहेल कर रही हूँ, उसको बोला गया है टाइडल वॉल्यूम। क्या बोला गया है, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। क्या बोलते हैं, हमारी वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। हम इसको वॉल्यूम के टर्म्स में ले रहे हैं तो 500 ml बोला गया है। 500 ml ऑफ एयर हम नॉर्मली इनहेल और एक्सहेल कर सकते हैं, ठीक है। एक इनहेल किया, एक एक्सहेल किया, दैट नॉर्मल इनहेल और एक्सहेल, तो 500 ml। अब कल हमने पढ़ा था कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एवरेज कितना कर सकता है, 12 to 16 ब्रीथ्स पर मिनट। 12 से 16 बार मैं ब्रीद कर सकती हूँ, इनहेल और एक्सहेल कर सकती हूँ 1 मिनट में, ठीक है। तो अगर मुझे पर मिनट का निकालना है टाइडल वॉल्यूम, कि पर मिनट में कितनी टाइडल वॉल्यूम इनहेल और एक्सहेल, मतलब कितनी वॉल्यूम इनहेल और एक्सहेल हो रही है, तो सिंपल सी बात है, मैं क्या करूँगी, हाँ जी, तो 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट इंटू 500 ml कर दो। 500 ml क्यों, वही यूनिटरी मेथड तो आता होगा यार, 11th-12th में होगा, यूनिटरी मेथड तो आता ही होगा। क्या है, 500 ml क्या थी, जो हम एक बार कर पा रहे थे, और 1 मिनट की निकालनी है तो 1 मिनट में एज 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट इंटू 500 ml कर दिया, जिससे हमारे पास आ गया 6000 to 8000 ml पर मिनट में। इतना हम इनहेल और एक्सहेल कर सकते हैं, कितना, 1 मिनट में, ठीक है। 1 मिनट में इतना होता है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसका क्या मतलब है, देखो
फोर्सफुली, अब एक तो होता है मैं नॉर्मल अभी बात कर रही हूँ तुमसे तो ब्रीदिंग चल रही है, ठीक है, तो वो तो हो गया टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। फोर्सफुली, अब मुझे फोर्सफुली कितनी मैं अंदर हवा ले सकती हूँ, ठीक है, तो फोर्सफुली मैं कितनी इनहेल कर सकती हूँ हवा को, वो आती है इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी किसके लिए हमने बोला गया है, किसके लिए, इंस्पायरेशन, ठीक है। तो रिजर्व्ड वॉल्यूम बोले तो मैं फोर्सफुली कितनी हवा इनहेल कर सकती हूँ, एक पर्सन, एवरेज पर्सन फोर्सफुली कितनी हवा को इनहेल कर सकता है, दैट इज़ योर 2500 to 3000 ml। 2500 से 3000 ml हम एडिशनल वॉल्यूम ले सकते हैं, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर a person can inspire forcefully by after a normal inspiration। नॉर्मल इंस्पायरेशन की उसके बाद हम इतनी क्या कर सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं हवा को, ठीक है जी, एयर को इनहेल कर सकते हैं, नॉर्मल पर्सन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, मैंने अभी एक नॉर्मल इंस्पायरेशन चल रही है, अब मुझे करना है फोर्सफुल इंस्पायरेशन। इतना मैक्सिमम हो सकता है, कितनी हो सकती है ये, 2500 to 3000 ml हो सकती है, डन, ठीक है। फिर आती है एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। अब ये बताने की ज़रूरत है नहीं वैसे, एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, ठीक है, तो कितनी होती है ये होती है 1000 से 1000 to 1100 ml, ठीक है, लिख लेना, ओके, 1100 ml इतनी होती है हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, डन। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम बताने की ज़रूरत है, क्या बताने की, देखो, एग्जिस्टल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन फोर्सफुली एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन चल रही है, अभी मैंने इनहेल किया, नॉर्मली एक्सहेल किया, अब मैं कितनी हवा एक्सपायर कर सकती हूँ इसके बाद, ठीक है। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन फोर्सफुली एक्सपायर, फोर्सफुली एक्सपायर करना। अब मेरी फोर्सफुली एक्सपायरेशन में कौन सी मसल्स लग रही हैं, एब्डोमिनल मसल्स, कौन सी, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, तो ठीक है, तो नॉर्मली एक्सपायर तो मैं कर रही हूँ, बट उसके बाद मैं कितनी एयर बाहर छोड़ सकती हूँ फोर्सफुली, ठीक है। तो फोर्सफुली करते हैं तो 1000 से 1100 ml, डन। तो इतना तो बताने की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी बताया यार, एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम क्या है कि फोर्सफुली हम कितना एक्सपायर कर सकते हैं, डन। सो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन फोर्सफुली एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, डन। अब आता है रेजिडुअल वॉल्यूम। देखो सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ एयर लंग्स में भी रहती होगी, क्यों रहती होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे लंग्स कोलैप्स कर जाएं। ये हमारे लंग्स हैं, अगर ये हमारे लंग्स हैं तो अगर इसके अंदर हवा प्रेजेंट है तो ये इस तरीके से फूले फूले रहेंगे, बट मान लो इसके अंदर हवा रही ही ना, अगर हुई ही ना हवा इसके अंदर, तो ये इसके अंदर ऐसे कोलैप्स नहीं कर जाएंगे, कोलैप्स नहीं कर जाएंगे। अगर सिंपल सी बात है, उनको इस तरीके से रखने के लिए, बिकॉज लंग्स इज लाइक अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एक स्पॉन्जी बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमें कुछ ना कुछ हवा उसके अंदर रखनी ही पड़ेगी, जिसकी वजह से वो इस तरीके से ही रहें, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर रहें, ठीक है। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब बेसिकली एक स्ट्रेचेबल बैग है, एक स्ट्रेच हो सकता है, वो वाला बैग है। तो अगर हमने उसके अंदर कुछ हवा नहीं रखी, उसको एक वैक्यूम बना दिया, तो इस तरीके से कोलैप्स कर जाएंगे, वो कोलैप्स नहीं करवाने देना है। तो इसीलिए ऐसी एक वॉल्यूम होती है कि भाई साहब हमेशा ही रहेगी वो लंग्स के अंदर, क्या बोलते हैं उसको, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल मतलब हमेशा लंग्स के अंदर प्रेजेंट होगी ही होगी, कोई भी कंडीशन हो, चाहे तुम फोर्सफुली इंस्पायर कर रहे हो, फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे हो, ये रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा ही रहेगी। कितनी है ये, 1100 से 1200 ml, ठीक है, 1100 से 1200 ml तुम्हारे लंग्स के अंदर हमेशा रहेगी, ठीक है, इतनी एयर हमेशा रहेगी तुम्हारे लंग्स के अंदर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर अ मैक्सिमल फोर्स एक्सपायरेशन, मैंने फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी कर लिया है, उसके बाद भी रहेगी। सिंपल सी बात है, लंग्स को कोलैप्स नहीं करने देना है। कोई कंडीशन आ जाए, ये भाई साहब तुम सांस नहीं ले पा रहे हो अच्छे से, तो ये कंडीशन में तुम्हारे लंग्स को कोलैप्स कर जाएंगे, बट ऐसा थोड़ी होने देगी बॉडी। सिंपल सी बात है, ऐसा क्यों होने देगी बॉडी। तो हमारे लंग्स में क्या होता है, कुछ ना कुछ हवा रहती ही रहती है, जिसकी वजह से वो कोलैप्स नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो कितना प्यारा मैकेनिज्म बनाया हो हर चीज़ के लिए बॉडी ने, देखो यार। नोट, इट कांट बी मेजर्ड यूजिंग अ स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर से हम मेजर नहीं कर सकते हैं। देखो ये होता है, जो स्पायरोमीटर होता है ना, वो सिर्फ उन्हीं एयर को मेजर कर सकता है, उसी वॉल्यूम को मेजर कर सकता है, उसी, ठीक है, जो कि या तो लंग्स के अंदर जा रही हैं या लंग्स से बाहर जा रही हैं, ठीक है, मतलब एक्सपायर हो रही है, इनहेल हो रही है। बट रेजिडुअल वॉल्यूम का क्या सीन है, रेजिडुअल वॉल्यूम का सीन है वो तो हमेशा लंग्स के अंदर ही रह रही है,
तो स्पायरोमीटर उसको मेजर नहीं कर सकता है। सिंपल सी बात है, स्पायरो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर अ मैक्सिमल फोर्स एक्सपायरेशन, तो स्पायरोमीटर नहीं करेगा उसको, क्योंकि स्पायरोमीटर सिर्फ जो मतलब बाहर मान लो इनहेल किया हमने, तो इनहेल किया तो वो मेजर कर देगा, मतलब हमारी जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, जो हमने फोर्सफुली इनहेल किया वो भी मेजर कर देगा, ठीक है। फोर्सफुली एक्सहेल किया वो भी मेजर कर देगा, क्योंकि वो इन एंड आउट हो रहा है लंग्स से। बट रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, वो हमेशा ही लंग्स के अंदर है, तो वो मेजर नहीं कर सकता है स्पायरोमीटर। डन। रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी है, 1100 से 1200 ml, ठीक है। कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, कोई कुछ नहीं है, 3-4 बार पढ़ो, याद करो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हमने वॉल्यूम्स कौन सी पढ़ी, सबसे पहले थी टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, 500 ml है, ठीक है, 500 ml है, याद हो गया। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग एक नॉर्मल कंडीशन चल रही है, जैसे हम अभी बैठे हैं, तो नॉर्मली हम कितना कर सकते हैं, 500 ml, ठीक है। अगर 1 मिनट का निकालना है, एनसीईआरटी में मेंशन है इसीलिए 6000 to 8000 ml। कैसे निकाला, एक का कितना था, मतलब एक बार में इनहेल और एक्सहेल करने का कितना था, 500 ml। 1 मिनट में कितनी बार हम ब्रीथ कर सकते हैं, 12 to 16 टाइम्स, तो 12 to 16 ब्रीथ्स पर मिनट इज इक्वल टू, हमने क्या किया, 12 to 16 12 से 16 इंटू 500 कर दिया, तो 12 से 5 किया तो 6000 आ गया, ठीक है, और 16 से 5 किया तो 8000 आ गया, ठीक है। इस तरीके से ऐसे गया, ठीक है। तो 6000 to 8000 ml आ गया, इससे हमारा आंसर पर मिनट का, ठीक है, याद रखना। वैसे दूसरों का भी निकाल सकते हैं ऐसे तो, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड है, ठीक है। नॉर्मल इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 to 3000 ml। अगर मैंने एक बार इनहेल किया, जो बहुत ज़्यादा फोर्सफुली किया, मतलब फोर्सफुली इनहेल किया, जितनी भी हवा ले लो अंदर, जितना मैं मैक्सिमम कर सकती हूँ, तो वो कितना कर सकती हूँ, 2500 to 3000 ml, ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है जी। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, फोर्सफुली एक्सहेल करना। फोर्सफुली एक्सहेल बोले तो जितना मैं छोड़ सकती हूँ हवा बाहर, उतनी छोड़ो भाई साहब, ठीक है। तो कितना हुआ, 1000 to 1100 ml, ठीक है जी। चलो, रेजिडुअल वॉल्यूम, लंग्स कोलैप्स ना हो जाए, लंग्स एक स्ट्रेचेबल बैग तरीके का स्ट्रक्चर है, तो ऑब्वियसली हम वैक्यूम थोड़ी लाना चाहेंगे उसके अंदर। मान लो कोई कंडीशन है ऐसी जिसके अंदर हवा नहीं आ पा रही है, एयर नहीं आ पा रही है, तो मैं वैक्यूम थोड़ी क्रिएट कर दूंगी। तो वैक्यूम क्रिएट ना हो, कोलैप्स ना हो जाए लंग्स, तो सिंपल सी बात है, हमें लंग्स के अंदर 1100 to 1200 ml रेजिडुअल वॉल्यूम रखनी पड़ती है। डन। रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ क्या हैं, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ हैं, इनकी हम कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। ये जो वॉल्यूम्स हैं, इनके कॉम्बिनेशंस बना के हम एक कैपेसिटी का फॉर्म दे देंगे कि कितनी कैपेसिटी होगी भाई साहब इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 और मोर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को कंबाइन करके हमने बना दी है रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, सिंपल सी बात है। सबसे पहले आ गई इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, देखो सिंपल सी बात है, कैपेसिटी बोला गया है, मतलब कितनी क्षमता है। क्षमता मतलब अब क्या आ जाएगा इसके अंदर, एक तो है नॉर्मल मेरे अंदर इनहेल करने की कितनी क्षमता है, साथ में क्या आ जाएगा कि फोर्सफुली इनहेल कर सकती हूँ, वो भी क्षमता को ऐड कर लो। दोनों क्षमता को ऐड करके हमने एक क्षमता बना दी, दैट इज अवर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। तो 2 वॉल्यूम क्या हुई, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो टाइडल वॉल्यूम हो गई और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगी, कैसे, देखो टाइडल वॉल्यूम में क्या हुआ कि मैं इनहेल नॉर्मली कितना कर सकती हूँ, तो टाइडल वॉल्यूम में तो वो आ गया, ठीक है। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या हो गया कि फोर्सफुली इनहेल कितना कर सकती हूँ, तो फोर्सफुली इनहेल, तो यही कैपेसिटी हुई, यही तो कैपेसिटी हुई, सिंपल सी बात है। कैपेसिटी इज लाइक क्षमता कितनी है लंग्स की इनहेल करने की, तो वही तो हुआ कि एक नॉर्मल कितना कर सकते हैं, नॉर्मल तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और एक है कि भाई साहब इन फोर्सफुली कितना कर सकते हैं, दोनों को मिलाकर ही तो बना कि भाई साहब क्या क्षमता है इनहेल करने की लंग्स की, ठीक है। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या हुई, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली इनहेल करना प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फोर्सफुली इनहेल करना, दोनों को मिलाकर क्या बन गई हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। अब इसको बताने की जरूरत है वैसे, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी एक तो हो गई टाइडल वॉल्यूम तो आएगी क्योंकि नॉर्मली एक्सहेल किस में आ रहा है, नॉर्मली एक्सहेल किसके अंडर आ रहा है, टाइडल वॉल्यूम के अंडर। और एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम क्या हुई कि फोर्सफुली एक्सहेल कितना कर सकती हूँ मैं, क्या कैपेसिटी होगी लंग्स की एक्सहेल करवाने में। तो एक तो हो गया नॉर्मली एक्सहेल करना, और एक हुआ कि फोर्सफुली एक्सहेल कितना कर सकते हैं, तो वो हो गई एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या हुई, एक तो हुआ नॉर्मली कि मैं नॉर्मली कितनी क्षमता होगी लंग्स की, कितनी कैपेसिटी होगी लंग्स में कि वो हवा को बाहर निकाल सके नॉर्मली, ठीक है, जैसे नॉर्मल हम बैठे हैं ब्रीदिंग करते हो, ठीक है। एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम क्या हुई कि भाई साहब फोर्सफुली एक्सहेल करना है मुझे,
फोर्सफुली एक्सहेल करना है तो ऑब्वियसली यही तो कैपेसिटी हुई लंग्स की, यही कैपेसिटी को बोला गया एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। सिंपल सी बात है, इट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन। बोला गया है, देखो चलो डेफिनेशंस पे जानते हैं। इट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ, वैसे तुम्हें अगर समझ आ गया ना कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस पे जाने की जरूरत ही नहीं है, बट स्टिल थोड़ी किताबी भाषा के लिए चलो चले जाते हैं। इट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मली एक्सपायर किया मैंने, नॉर्मली, अब इसके बाद मैं कितनी हवा अंदर बढ़ सकती हूँ, वही तो बात हुई, सिंपल सी बात है, वही तो बात हुई कि एक तो नॉर्मली इनहेल तो करूँगी ही करूँगी, ऊपर से अगर मेरा मन किया तो मैंने ये भी कर दिया, ठीक है। तो कैपेसिटी कितनी हुई मेरी, इनहेल करने की कैपेसिटी को क्या बोला गया है, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। सिंपल सी बात है, मैंने नॉर्मली एक्सपायर किया। अब इसके बाद एक तो मैं करूँगी, अब लंग्स की क्या कैपेसिटी हुई इनहेल करने की, एक तो हुआ कि नॉर्मली ब्रीथ करवाओ, मतलब इनहेल करवाओ नॉर्मली, फिर उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व बोले, इंस्पायरेटरी बोले तो फोर्सफुली भी इनहेल कर सकती हूँ ना मैं, तो ये कैपेसिटी हुई, ठीक है। फिर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोला गया है नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद, इट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। मैंने इनहेल किया, अब मैं कितनी हवा छोड़ सकती हूँ, एक तो है भाई साहब तुम्हारी नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है, और एक है तुम्हारा फोर्सफुली एक्सपायर कर सकती हूँ, ठीक है। तो फोर्सफुली एक्सपायर करना प्लस नॉर्मल एक्सहेल करने को ही बोला गया है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। बट नाम दे दिया है कि हमने इंस्पायर कर लिया है, उसके बाद कितना कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है, डन, ओके, ठीक है। फिर आता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या हुआ, देखो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएंगी चीज़ें इससे तुम्हें। इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। देखो आरवी तो लंग्स के अंदर हमेशा रहती ही रहती है, एक और है जो टेम्परेरीली रह सकती है, परमानेंट रहती है। देखो सिंपल मैं समझाती हूँ कैसे। देखो आरवी तो परमानेंट है, रेजिडुअल वॉल्यूम तो लंग्स के अंदर रहना ही रहना है क्योंकि कोलैप्स नहीं होने देना है। उसके बाद एक और भी रहती है ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। हाँ जी, एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम भी रहती है लंग्स के अंदर, समझते हैं कैसे। देखो रेजिडुअल वॉल्यूम थी लंग्स के अंदर, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, मान लो मैंने एक फोर्सफुली इनहेल किया, फोर्सफुली एक्सपायर किया, फोर्सफुली एक्सपायर कर दिया। अब अगली बार मुझे इनहेल भी करना पड़ेगा। फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद मैंने अपने लंग्स के अंदर पता क्या ERV प्लस RV प्रेजेंट थी, ERV प्लस RV प्रेजेंट थी, डन। अब सबसे पहले RV तो रही रही, चाहे तुम कितना फोर्सफुली एक्सहेल कर लो, फोर्सफुली इनहेल कर लो, RV रहेगी रहेगी, ठीक है। ERV का क्या सिस्टम है, ERV का क्या है, तुमने एक बार फोर्सफुली एक्सपायर किया ना तो तुम ERV को बाहर निकाल दोगे, ठीक है। लंग्स के अंदर क्या थी, ERV प्लस RV। ERV क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है कि नॉर्मल एक्सहेल करके मैं फोर्सफुली एक्सहेल करके मैं कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर को बाहर निकाल सकती हूँ, ठीक है, 1000 to 1100 ml, ठीक है। और RV क्या है, 1100 to 1200 ml, जो कि हमेशा रहती ही रहती है, ठीक है। तो अब लंग्स के अंदर तुम्हें कौन सी मिल रही है, एक मिल रही है ERV और एक मिल रही है RV, ठीक है। ERV प्लस RV मिल रही है लंग्स के अंदर, ठीक है। अब मैंने बोला फोर्सफुली एक्सपायर करो, फोर्सफुली एक्सपायर करने से क्या हुआ, तुम्हारी ERV निकल जाएगी, क्यों, क्योंकि यही तो है जो निकलनी है। तो फोर्सफुली एक्सपायर करने से ERV निकल जाएगी, ठीक है। अब फोर्सफुली एक्सपायर करने से क्या हुआ, ERV निकल गई। अब एक बार मैंने फोर्सफुली एक्सपायर किया, अगला स्टेप क्या होगा, इनहेलेशन। अगला स्टेप क्या होगा, इनहेल करूँगी मैं। मान लो मैंने नॉर्मली ही इनहेल किया, बट अगले स्टेप में पता क्या होगा, सबसे पहले मैं ERV भरूँगी। सबसे पहले ये जो है ना, क्योंकि लंग्स में रहनी है ये, सबसे पहले मैं ERV भरूँगी, ठीक है। तो अगर फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद अगला स्टेप मेरा क्या होगा, इनहेल करना। तो इनहेल करने में मैं सबसे पहले ERV भर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना इनहेल करूँगी नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम वाला। क्यों, क्योंकि ERV इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रहना पड़ेगा उसको लंग्स में। सिंपल सी बात है, अगर मुझे फोर्सफुली एक्सपायर करना है तो मेरे लंग्स में इतना कैपेसिटी होना चाहिए कि मैं फोर्सफुली एक्सपायर कर सकूँ। RV तो चलो RV को रहना ही पड़ेगा। तो अगर ERV ना होती तो कहाँ से आ रही होती वो फोर्सफुली एक्सपायर करने के लिए। फोर्सफुली एक्सपायर करने के लिए क्या RV देती, नहीं, लंग्स को लैप्स थोड़ी करने हैं। तो फोर्सफुली एक्सपायर करने के लिए मुझे ERV चाहिए।
तो फोर्सफुली एक्सपायर करने के लिए आरवी चाहिए, तो लंग्स में प्रेजेंट होती है, बट डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आरवी हमेशा ही प्रेजेंट होती है, बट ईआरवी का क्या है, वो निकल सकती है पर दोबारा अंदर भरनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मैंने फोर्सफुली एक्सपायर किया, अब मैं जब इनहेल करूंगी, सबसे पहले मैं ईआरवी भरूंगी अपने लंग्स में, ईआरवी भरकर फिर मैं टाइडल वॉल्यूम की तरफ जाऊंगी। ठीक है, तो इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायर किया जब मैंने, तो अब सिंपल सी बात है, मैंने नॉर्मली एक्सपायर किया, तो नॉर्मली एक्सपायर करने में ईआरवी थोड़ी निकलेगी, टाइडल वॉल्यूम वाली निकलेगी ना 500 ml, तो ईआरवी तो रहेगी लंग्स में और आरवी रहेगी। थोड़ी सी डेफिनेशन थोड़ी सी वो है, बट अगर हम नॉर्मली समझे तो कोई इसमें वो नहीं है, बट डेफिनेशन का क्या है, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स, बोला गया है रिमेन इन द लंग्स, दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो सिंपल सी बात है, नॉर्मली एक्सपायर किया मैंने तो टाइडल वॉल्यूम ही निकली, और लंग्स में कितनी एयर पड़ी है अभी एक्सपायर करने के बाद, दैट इज़ योर ईआरवी की फोर्सफुल एक्सपायर करने वाली, प्लस आरवी। आरवी क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम जो लंग्स में रहती ही रहती है। डन। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी की वैसे दो डेफिनेशन है, बट तुम्हें एक याद रखना जो भी तुम्हें अच्छी लगे। ठीक है, पहली है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया, फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया, अब ये तो हम समझ चुके हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम बोला गया है, मैक्सिमम वॉल्यूम बोला गया है, तो देखो सबसे पहले ईआरवी तो भरूंगी, तो याद रख लो ईआरवी तो भरनी है। ठीक है, क्योंकि ईआरवी तो रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो ईआरवी, अब मैंने जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया तो मेरी ईआरवी खत्म हो चुकी है, मतलब ईआरवी लंग्स के अंदर नहीं है अब, तो सबसे पहले मैं ईआरवी भरूंगी। ठीक है, फिर मैं टाइडल वॉल्यूम वाला इनहेल कर लूँगी, टाइडल वॉल्यूम वाला। फिर अब अगर मुझे करना है आईआरवी भी कर सकती हूँ, फोर्सफुली इनहेल भी तो कर सकती हूँ। सबसे पहले मैंने फोर्सफुल, चलो करते हैं फोर्सफुली करके देखना तुम भी यार, ऐसे कहीं मेरे को करवाते रहो। ठीक है, तो फोर्सफुली एक्सपायर करा। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ईआरवी भर रही है, खुद भर जाएगी। ठीक है, फिर नॉर्मल ब्रीथिंग, अब मेरा मन कर रहा है मैं तो फोर्सफुली इनहेल भी करूँगी। दैट्स इट, दैट इज़ वाइटल कैपेसिटी। फोर्सफुल एक्सपायर करने के बाद जब मैंने सबसे पहले ईआरवी भरी, ईआरवी भरने के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग शुरू हो गई, नॉर्मल ब्रीदिंग में मतलब इनहेलेशन नॉर्मल हो गई। ठीक है, अब उसके बाद मेरा मन कर रहा है कि मैं फोर्सफुली भी इनहेल कर लूँ, क्योंकि टोटल मैक्सिमम कैपेसिटी पूछा है ना, मैक्सिमम वॉल्यूम पूछी है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम है ये। डन। सो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी एक्सेल्ड आफ्टर अ फोर्सफुल इनहेलेशन। सिंपल सी बात है, फोर्सफुल इनहेलेशन की मैंने, चलो फोर्सफुल इनहेलेशन करो। ठीक है, फोर्सफुल इनहेलेशन की। ठीक है, अब बोला गया है मैं कितनी एक्सहेल कर सकती हूँ। सबसे पहले एक्सहेल करने के लिए टाइडल वॉल्यूम तो जाएगी। अब ईआरवी भी कर सकती हूँ, अब ईआरवी कर सकती हूँ, साथ में आईआरवी क्यों लिखा है, आईआरवी भाई साहब तुमने फोर्सफुली इनहेल किया है तो वो भी जाएगी एक्सपायरेशन में, सिंपल सी बात है। डन। ओके, टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इंस्पायरेशन। अब करो भाई साहब फोर्सफुल इंस्पायरेशन। अब पूछा है लंग्स में कितनी हवा रहेगी फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के बाद। अब फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर रहे हो चाहे, टीवी तो आएगा ही आएगा, टाइडल वॉल्यूम तो आएगी, नॉर्मल ब्रीदिंग वाली आएगी, फिर आईआरवी तो आएगी। और दो कौन सी प्रेजेंट है लंग्स में, ईआरवी प्लस आरवी, सारी की सारी जोड़ दो, टोटल लंग कैपेसिटी पूरी की पूरी वॉल्यूम्स जोड़ दो, दैट्स इट। ठीक है, और ये बोला गया है टोटल लंग कैपेसिटी को वाइटल कैपेसिटी प्लस आरवी। वाइटल कैपेसिटी क्या हुई, इनहेल कर सकते हैं जितना फोर्सफुली इनहेल कर सकते हैं। ठीक है, वो तो आ गई वाइटल कैपेसिटी में, प्लस आरवी, क्योंकि हम टोटल लंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, तो आरवी तो है ही लंग्स में। ठीक है, तो लंग्स में कितनी प्रेजेंट है, दैट इज योर टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, समझ आ गई होगी आई होप सो। ठीक है, तो दोबारा पढ़ते हैं, चलो कैपेसिटीज के बारे में। रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। पहले आती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। सिंपल सी बात है, क्या है भाई साहब, तो नॉर्मल एक्सपायरेशन करो नॉर्मल एक्सपायरेशन, हो गया नॉर्मल एक्सपायरेशन। अब कितनी मेरी कैपेसिटी है हवा अंदर भरने की, एयर अंदर भरने की कितनी कैपेसिटी है, एक तो नॉर्मल ब्रीदिंग वाली भर ली, मतलब टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, प्लस अब मैं फोर्सफुली भी इनहेल कर सकती हूँ, तो फोर्सफुली इनहेल कर दिया, मतलब ये मेरी लंग्स की कैपेसिटी है इनहेल करने की, दैट्स इट। ठीक है, फिर आती है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन करूँ, हो गई नॉर्मल इंस्पायरेशन। अब
बोला गया है टोटल मतलब कितनी कैपेसिटी है लंग्स की एक्सहेल करने की, एक्सहेल करने की कैपेसिटी सबसे पहले नॉर्मल वाली तो ऐड कर ही दो, नॉर्मल वाली ऐड कर दी। अब क्या करना है, फोर्सफुली एक्सपायर क्या कर सकती हूँ, फोर्सफुली भी एक्सपायर कर सकती हूँ, इतनी कैपेसिटी रखता है लंग्स, तो फोर्सफुली एक्सपायर करना है तो ERV, दैट्स इट, इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है भैया, functional residual capacity it is the volume of air that will remain in the lungs after a normal expiration, normal expiration करो, normal expiration किया, अब ERV प्लस RV दोनों रहती हैं, ERV प्लस RV, ठीक है, दोनों हमारे लंग्स को मेंटेन करने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने फोर्सफुल एक्सपायर किया तो हम ये थोड़ी चाहेंगे तो हमारी RV चली जाए बाहर, RV तो हमेशा ही रिमेन रहेगी, तो इसीलिए हमें ERV रखनी पड़ती है। ERV क्यों रखनी पड़ती है, फोर्सफुली एक्सहेल करने के लिए, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ, बोलते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स एक्सपायरेशन, फोर्सफुली एक्सपायर करो, अब फोर्सफुली एक्सपायर किया, अब सबसे पहले नॉर्मल, सबसे पहले कौन सी भरेगी, ERV भरेगी, ERV भरेगी क्योंकि भाई साहब रखनी है लंग्स में, तो ERV भरो, फिर उसके बाद नॉर्मल, अब मेरा मन कर रहा है इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम भी भर दो, तो फोर्सफुली भी इनहेल कर लो, डन। सो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स एक्सपायरेशन, द अमाउंट ऑफ एयर विच कैन एक्सहेल्ड आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन इनहेलेशन, सॉरी फोर्सफुल इनहेलेशन करो, फोर्सफुल इनहेलेशन की, ठीक है, फोर्सफुल इनहेलेशन करने पे सबसे पहले ERV भर ली, ठीक है, फिर नॉर्मल भर ली, फिर IRV भर ली, डन। टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी क्या हुआ, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इंस्पायरेशन, फोर्सफुल इंस्पायरेशन RV तो प्रेजेंट ही प्रेजेंट है, वाइटल कैपेसिटी और जोड़ दो, क्यों, वाइटल कैपेसिटी में द अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर अ फोर्सफुल इनहेलेशन, ठीक है, ओके। सो वाइटल कैपेसिटी प्लस RV पूरी की पूरी वॉल्यूम्स जोड़ दो, जैसे तुम्हारी टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये थी हमारी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, ठीक है। अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज चलोगे और ऐसे याद नहीं करोगे चीज़ों को, ऐसे जैसे समझ के चलोगे तो कुछ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ट्रिक्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ट्रिक्स सिंपल सी बात है, पहले ट्रिक याद करोगे फिर इसको याद करोगे, इससे अच्छा इसको याद कर लो, और याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग चलाओगे, वर्ड्स की तरफ ध्यान दो, टोटल लंग कैपेसिटी मतलब पूरी की पूरी जोड़ दो, वाइटल कैपेसिटी मतलब RV छोड़नी है, तो RV क्यों छोड़नी है, वाइटल कैपेसिटी मतलब कि हम मान लो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद कितनी हवा भर सकते हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक है, दैट इज योर वाइटल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मतलब लंग्स को काम करवाने के लिए RV तो चाहिए ही चाहिए, प्लस ERV भी चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी नाम से पता लग रहा है कितनी क्षमता है, कितनी कैपेसिटी है एक पर्सन की इनहेल करने की। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी नाम से पता लग रहा है एक पर्सन की कितनी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है एक्सहेल करने की, ठीक है, तो उसके अंदर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आ जाएगी। तो नाम पे जाओ, इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम कितनी ज़्यादा फोर्सफुली इनहेल कर सकता है पर्सन, एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम फोर्सफुली एक्सहेल कर सकता है, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल, रेजिडुअल वॉल्यूम बची हुई कितनी है, कितनी हमेशा ही रहेगी, रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम कितनी होती है 2500 to 3000 ml, ठीक है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 to 1100 ml, रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 to 1200 ml, टाइडल वॉल्यूम 500 ml, डन। चलो, स्पायरोमीटर तुम्हारा किसको नहीं मेजर कर सकता, रेजिडुअल वॉल्यूम को, बिकॉज स्पायरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि इन एंड आउट होने वाली सिर्फ कर सकता है, इनहेल किया एक्सहेल किया वो वाली कर सकता है सिर्फ, उनको नहीं कर सकता है, ठीक है जी। तो रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा ही लंग्स के अंदर ही रहती है, वो कौन सा बाहर आती है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कर रहा है, क्यों कर रहा है, बाहर तो आती है ना एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर भरते हैं वो बात अलग है, लंग्स के अंदर रहती है वो बात अलग है, बट रिजर्व वॉल्यूम का क्या है, वो बाहर ही नहीं आती है भाई साहब, वो अंदर ही रहती है लंग्स के, तो कैसे करेगा स्पायरोमीटर मेजर, ठीक है। तो ये था हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम्स, सॉरी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ, दे देखो ये डायग्राम है, ठीक है, लंग वॉल्यूम और टाइम के बीच में। चलो सबसे पहले ये जो मैं दिख रहा है ये तुम्हारा है टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम मान लो ये इंस्पायरेशन है तो ये एक्सहेलेशन है, ये ऊपर वाला ग्राफ इनहेलेशन है तो ये एक्सपायरेशन है, मतलब ये एक्सपायरेशन हुआ तो ये इनहेलेशन हुआ, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अगर ये तुम्हारा टाइडल वॉल्यूम का है, ये तुम्हारा नॉर्मल चल रहा है टाइडल वॉल्यूम, अब मुझे
अब अगर मैंने ये वाला जो है इसको लिया है इनहेलेशन, अगर ये जो ऊपर वाला ये जो है तुम्हें दिख रहा है, ये मैंने बोल दिया कि इनहेलेशन के लिए है, मतलब नॉर्मल इनहेल करने के लिए, और जो नीचे आ रहा है ये इसको बोल दिया नॉर्मल एक्सहेल करने के लिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये अगर पूरा है तो ये टाइडल वॉल्यूम हुआ, क्योंकि नॉर्मल इनहेल और एक्सहेल हो रहा है इसमें, ठीक है। तो फिर ये क्या हुई, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम हुई। अगर यहाँ तक देखा गया तो ये टाइडल वॉल्यूम हुई नॉर्मली, ठीक है। अब मुझे फोर्सफुली इनहेल करना है, मतलब कौन सी वॉल्यूम आ जाएगी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गई फोर्सफुली इनहेल करने में। तो सिंपल सी बात है, जो ये ऊपर वाला है, जो ऊपर वाला है तुम्हारा, इसको ऊपर ले जाएंगे, और क्योंकि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है तो फोर्सफुली इनहेल करना है, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब इसको भाई साहब ले जाओ ऊपर। ये कितना हुआ, 2500 टू 3000 ml, लिख दो भाई, ब्लैक से लिखो। क्या हुआ ये, 2500 से 3000 ml, ठीक है। तो ये इतना हुआ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अब भाई साहब करो फोर्सफुली एक्सहेल भी कर लो। फोर्सफुली एक्सहेल किया तो ये ERV, इसको ये नीचे आ गया, इसका नीचे आ गया स्लोप, जो भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये नीचे हो गया है, तो ERV ये कितना था भैया, 1000 to 1100 ml, इतना था, ठीक है। तो ये नीचे आ गया है, डन। 1000 to 1100, अरे यार 1000 to 1100, तो ERV, ठीक है, ओके। ये क्या हुआ, ERV हुआ, नीचे आ गया। एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, ये इतना टाइडल वॉल्यूम था, तो इतना क्या हुआ, ये ERV हुआ, ठीक है जी। क्या हुआ ये, कितना हुआ ये, ERV हुआ, ठीक है जी। चलो अब हाँ जी, फिर उसके बाद रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, जो कि लंग्स में हमेशा प्रेजेंट ही होती है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी थी, 1100 टू 1200 ml, 1100 टू 1200 ml, हाँ जी, ठीक है। बाकी कैपेसिटीज तुम्हें याद होगी होंगी अभी तक, और अच्छे से अगर पढ़ोगे 3-4 बार तो आराम से याद हो जाएंगी, रटनी नहीं है, ठीक है। अच्छे से जैसे आज समझी है ना, पूरा प्रैक्टिकल करके कि भाई साहब क्या हो रहा है सब में, उसको अच्छे से समझना, ठीक है। तो चलो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। प्राइमरी साइट कौन सी है, अगर पता हो सबको, प्राइमरी साइट कौन सी होती है, जहाँ पर सबसे पहली बार प्राइमरली जहाँ हो रहा होता है, एल्वियोली। एल्वियोली प्राइमरी साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, ठीक है। सो दो साइट्स हैं वैसे तो जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एक होता है एल्वियोली और पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में, ठीक है, और एक होता है टिश्यूज और सिस्टमिक कैपिलरी के बीच में। मैंने बताया था कि सिस्टमिक कैपिलरी, सिस्टमिक वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, टिश्यूज के लिए यूज़ करते हैं। तो जो कैपिलरी सराउंड कर रही होगी टिश्यूज को, उसको बोल देंगे सिस्टमिक कैपिलरी। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, टू साइट्स वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स, कौन सी है, प्राइमरी साइट कौन सी है, हमारी एल्वियोली एंड पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में। एल्वियोली है ये पल्मोनरी कैपिलरी है, यहाँ से ऑक्सीजन गई अंदर, यहाँ से CO2 गया बाहर, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब बिटवीन एल्वियोली एंड पल्मोनरी कैपिलरी प्राइमरी साइट है, सबसे पहले यहीं पे हो रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसके बाद टिश्यूज, मान लो ये टिश्यू है और ये सिस्टमिक कैपिलरी है, तो टिश्यू को चाहिए ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन गई और CO2 इसने वापस दे दी, ठीक है, सिस्टमिक कैपिलरी को, ठीक है। तो ये होता है बिटवीन टिश्यू एंड सिस्टमिक कैपिलरी। अब सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ फैक्टर्स होंगे जो कि बाधा डाल रहे होंगे इनके बीच में कि हम नहीं करवाने देंगे चेंज, बट हम क्या बताएंगे, हम एक ऐसे फैक्टर्स बताने वाले हैं जो अफेक्ट करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस को, ठीक है, जो कि छेड़छाड़ करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस से, ठीक है। अगर ये सही रहेंगे तो बिल्कुल परफेक्टली होगा, अगर ये सही नहीं रहे तो छेड़छाड़ हो गई है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, ठीक है। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस को सही सलामत करवाना है, वो भी बताएंगे कैसे होगा। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल होगा, सिंपल सी बात है, क्या प्रिंसिपल है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाना, और गैसेस के केस में हम क्या बोलेंगे, प्रेशर, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर पर जाना, ठीक है, सिंपल सी बात है, सब में ही डिफ्यूजन होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती, मतलब फिनोमिना है डिफ्यूजन का जो शो करते हैं चीज़ें, गैसेस भी शो करती हैं डिफ्यूजन का फिनोमिना। तो मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। वही बात हो गई कि अगर यहाँ पर हाई प्रेशर है तो ये लो प्रेशर पर ही जाना पसंद करेगी, और ये जो तुम ये कैपिलरी एल्वियोली का पढ़ रहे हो ना, ये इसी वजह से ही होता है, क्योंकि एल्वियोली में क्या है, ऑक्सीजन है, उसका हाई कंसंट्रेशन है, क्योंकि बाहर से आई है अभी ऑक्सीजन उसके पास,
ठीक है। और यहाँ जो कैपिलरी है उसके अंदर नहीं है ऑक्सीजन, सिंपल सी बात है, बॉडी कहाँ से बना लेगी ऑक्सीजन, बाहर से ही आ रही है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जा रही है। उसी तरीके से CO2 बनाई है बॉडी ने, तो CO2 ज़्यादा प्रेजेंट है बॉडी में, तो CO2 ज़्यादा प्रेजेंट है और बाहर नहीं है, मतलब एल्वियोली में जो नहीं है, एल्वियोली में नहीं है तो इसीलिए वो बाहर चली जाएगी, एल्वियोली के अंदर चली जाएगी। यही होता है कारण, यही है प्रिंसिपल इसका, ठीक है। तो सबसे पहले क्या फैक्टर्स होंगे अगर पार्शियल प्रेशर में दिक्कत आ जाए। पार्शियल प्रेशर मतलब एल्वियोली में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाए तो कैसे होगा डिफ्यूजन। पार्शियल प्रेशर मान लो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ तो कम हो गया और यहाँ ज़्यादा है, तो कहाँ जाना पसंद करेगी ऑक्सीजन, यहाँ बाहर थोड़ी भेजनी है ऑक्सीजन बॉडी से, हमें तो ऑक्सीजन चाहिए ना रेस्पिरेशन के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, जहाँ पर ज़्यादा और जहाँ पर कम है तो वहाँ से हाई से लो ही ट्रेवल करना चाहिए। तो पार्शियल प्रेशर क्या है, पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ गैसेस, द मूवमेंट अकर्स फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या है, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, उसके अंदर एक ऑक्सीजन इंडिविजुअल उठा ली मैंने, उसका प्रेशर क्या है वो बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। एक इंडिविजुअल गैस का पार्शियल प्रेशर क्या है, एक इंडिविजुअल गैस का प्रेशर क्या होता है उसको पार्शियल प्रेशर बोला जाता है। तो मूवमेंट अकर्स फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। सोल्युबिलिटी फैक्टर, सोल्युबिलिटी इज एक सिंपल, तुम्हें पता है सॉल्युबल होना, ब्लड में कौन सी गैस सॉल्युबल होगी कौन सी नहीं होगी, तो ब्लड ही सब जगह ट्रांसपोर्ट तो कर रहा है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन ऑक्सीजन, ठीक है। बोला गया है CO2 की सॉल्युबिलिटी होती है ना 20 से 25 टाइम ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल बात है, याद रखनी है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। बाकी अगर गैस सॉल्युबल नहीं होगी, मतलब सिंपल सी बात है, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, सॉल्युबिलिटी मतलब गैस की घुलने की क्षमता, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, डिफ्यूजन, ठीक है, इजी डिफ्यूजन। अगर सिंपल सी बात है गैस अच्छे से घुल रही होगी तो आराम से डिफ्यूज़ हो जाएगी, घुल के डिफ्यूज़ हो जाएगी अच्छे से, ठीक है, ईजियर डिफ्यूजन, ठीक है। चलो हाँ जी, तो सॉल्युबिलिटी फैक्टर क्या है हमारा, सॉल्युबिलिटी अगर ज़्यादा हुई, घुलने की क्षमता ज़्यादा हुई तो हमारी गैस इजीली डिफ्यूज़ हो जाएगी, ठीक है। चलो कि अच्छे से घुल चुकी है, अब भाई साहब पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में वो आराम से डिफ्यूज़ हो जाएगी, ब्लड में अच्छे से घुली हुई है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, क्या मस्त बारिश आ रही है। थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, द टोटल थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज लेस देन मिलीमीटर। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पढ़ी थी हमने, एल्वियोली की स्क्वामस एपिथेलियम, बेसमेंट सब्सटेंस प्लस पल्मोनरी कैपिलरी जो थी हमारी, उसका हमारी एंडोथीलियम, ये क्या थी, तीनों मिलकर क्या थी, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। बोला गया है इन तीनों की मिलाकर थिकनेस हमारी 1 मिलीमीटर से कम है। क्यों भाई साहब, डिफ्यूजन करवानी है यार, तुम्हें प्रोटेक्शन नहीं करवानी है, कितनी बार बताऊँ, डिफ्यूजन करवानी है तो भाई सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम लगी हुई है, तो डिफ्यूजन करवाने के लिए पतली चाहिए हमें डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, तो ये पतली है, तो थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन टोटल थिकनेस कितनी है, लेस देन 1 मिलीमीटर है। डन, चलो ठीक है, तो टोटल थिकनेस कितनी है, 1 मिलीमीटर से भी कम की है। डन, चलो अब हम पढ़ने वाले हैं NCERT। जैसे हमने ये NCERT पढ़ चुके हैं बट स्टिल मेरे को डायग्राम दिखाना था तो इसमें ले आई। ये क्या है भाई, तुम्हारा एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या था, जो ट्रैकिया की ओपनिंग है उसको क्या बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं। उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, उसको क्या बोला गया है, एपिग्लोटिस। क्यों लगा हुआ है ढक्कन, बिकॉज हमें क्या बोलते हैं, खाना थोड़ी चाहिए विंड पाइप में, ठीक है। तो खाना खाते हुए बंद हो जाएगी तुम्हारी, ऐसे मतलब बंद करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास एपिग्लोटिस लगा हुआ है। डन, तो ये देखो इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स, ये तुम्हारा लैरिंग्स दिखा रहे हैं, ये ट्रैकिया हो गई तुम्हारी, ठीक है। तो ट्रैकिया, ओके, हाँ जी, चलो ये ट्रैकिया हो गई। अब यहाँ से डिवीजन करवा दो, ब्रोंकाई, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। चलो ब्रोंकस, हाँ ब्रोंकस बोला गया है सिंगुलर, ठीक है। कट एंड ऑफ रिब, ये तुम्हें कट सेक्शन दिखा रखा है रिब का यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मान लो काट दिए हैं रिब्स को, ये लंग है तुम्हारा, और ये कार्डियक नोच भैया, बहुत प्यारे प्यारे कार्डियक नोच। क्यों भाई, हार्ट आ गया है, हार्ट इस तरीके से टिल्टेड है तो इसलिए कार्डियक नोच आ जाता है, ऐसी अपीयरेंस हो जाती है लेफ्ट लंग की, याद रखना।
ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। वेट, लंग से शुरू करते हैं। वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाई डबल लेयर्ड प्लूरा विद प्लूरल फ्लूइड बिटवीन दैम। सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सर्फेस। लंग सर्फेस पे जो फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि भाई साहब लंग्स को कितना काम करना है, इनहेल एक्सेल, तो फ्रिक्शन आना है, फ्रिक्शन आ सकता है तो उसको रिड्यूस करेगा। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक वॉल, थोरेसिक लाइनिंग, वेयर इज द इनर प्लूर, जो आउटर वाली पेराइटल प्लूरा है, ऑब्वियसली बाहर से जो थोरेसिक हमारा चेम्बर है, थोरेसिक केज पड़ा तो उसकी वहाँ से लगी होगी वो, सिंपल सी बात है, बाहर लंग्स के जो है, और ये अंदर वाली जो है ये लंग्स के इनर सरफेस को कॉन्टैक्ट में होगी, ठीक है। तो द पार्ट स्टार्टिंग विद एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट। जो पार्ट है हमारा एक्सटर्नल नोस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक, वो आता है कंडक्टिंग पार्ट में, ठीक है। और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एल्वियोली, एल्वियोली लिखा हुआ है, वैसे तो यहाँ पर एल्वियोलर डक्ट बोल सकते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स भी आते हैं, ठीक है। The conducting part transport the atmospheric air to alveoli, clear it from foreign particles। जो गंदे particles हैं, हमें अच्छी हवा चाहिए ना हमें बॉडी में, उनको humidifies and also brings the air to the body temperature, ठीक है जी। चलो, exchange part is the site of actual diffusion of oxygen and CO2 between blood and atmospheric air। सिंपल सी बात है, alveoli क्या कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, कितनी बार समझ चुके हैं, और CO2 दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। The lungs are situated in the thoracic chamber which is anatomically an airtight chamber. The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column। dorsally vertebral column हमारी एक vertebral column है 26 vertebrae से बना हुआ, ठीक है, सबको पता है वो तो। vertebral column है 26 vertebrae से जुड़ा हुआ, जिसमें spinal cord ऐसे जुड़ी होती है, vertebral column होता है, ठीक है जी। vertebral column है 26 vertebrae से बना हुआ। ventrally by the sternum, ventrally sternum bone होती है, ठीक है। laterally by the ribs, sideways ribs होती हैं, and on the lower side by the dome shaped diaphragm। ये thoracic chamber की बात कर रहे हैं। thoracic cage आ जाएगा तो diaphragm हटा देना, ठीक है। thoracic cage आ गया, thoracic cage is normal rib cage होता है ना, उसको thoracic cage बोला गया, because this is the your thoracic region, ये thoracic region होता है, इसीलिए इसको thoracic chamber, thoracic cage बोला जाता है। जो हमारे पीछे vertebral column होता है ना, तो उसके रीजन्स होते हैं, जैसे यहाँ से लेकर, अगर हम ये वाला रीजन की बात करें, वैसे लोकोमोशन मूवमेंट में अच्छे समझ रहे होंगे, सर्वाइकल रीजन होता है, फिर यहाँ से ये थोरेसिक रीजन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ओके, थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डॉर्सली बाय द वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। हाँ, एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ द लंग्स इन थोरैक्स इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, मतलब अगर यहाँ कोई चेंज आया तो ऑब्वियसली लंग्स में भी आएगा। थोरेसिक कैविटी में चेंज आया, जो हमारा चेंबर वाली कैविटी है वहाँ चेंज हुआ, तो लंग्स में भी आएगा, सिंपल सी बात है, वॉल्यूम का चेंज, प्रेशर का चेंज, ठीक है, तो लंग्स में भी वही चेंज आएगा। pulmonary cavity, such an arrangement is essential for breathing, we cannot directly alter the pulmonary volume, ठीक है जी। ओके, हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, बट किस तरीके से करते हैं याद है ना सबको, ठीक है। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, इसके बारे में पढ़ चुके हैं, बट एनसीईआरटी में यहाँ लिखा हुआ है। तो ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय द ब्लड, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय द ब्लड, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इन CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, ठीक है। एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2, इसके लिए एक डेडिकेटेड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। दिया तो वो प्लांट फिजियो में है, बट सिंपल सी बात है, वही सेम चीज़ चल रही होती है, बिकॉज सेल के अंदर चल रहा है, तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो सबका सेम ही है ना, ऐसे थोड़ी माइटोकॉन्ड्रिया अलग हो गया प्लांट और एनिमल सेल का, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 stages, इंस्पायरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन एंड एक्सपायरेशन इन विच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। The movement of air into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient, pressure gradient बनाते हैं हम between the lungs and the atmosphere, ठीक है। इनडायरेक्टली बनवाते हैं, बट ये याद रखना वॉल्यूम के थ्रू बनवाते हैं। इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इंटरपल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिंपल सी बात है, बाहर का प्रेशर हाई होगा तभी तो अंदर के प्रेशर कम करके हम अंदर ला पाएंगे हवा, तो अंदर के प्रेशर को कम करना है, अंदर के प्रेशर को कम करने के लिए वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। वॉल्यूम को बढ़ाना है तो क्या करो, डायफ्राम फ्लैट, लंग्स ऐसे कर दो, ठीक है,
बैग हमारा जो है खुल गया है अच्छे से, ठीक है। और जो एब्डोमिनल मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करके बड़ा भाई साहब, क्योंकि हमारे लंग्स को भी बड़ा मतलब लंग्स को खुला खोलना है ना अच्छे से, ठीक है। देयर इज नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर क्यों बोला गया है? क्योंकि कम है लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, इसलिए नेगेटिव प्रेशर का नाम दे दिया। कोई ऐसा वो बड़ा कुछ ऐसा टर्म नहीं है नेगेटिव प्रेशर, ठीक है, यही मतलब है इसका, ठीक है। सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर मतलब जो हमारे लंग्स का प्रेशर है वो जब ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है, जब ज़्यादा होगा तभी तो बाहर जा पाएगी। मतलब यहाँ हाई होगा, लंग्स है ये तो हाई प्रेशर, और एटमॉस्फेयर में कम होगा तभी तो जाकर ये ऐसे बाहर निकल पाएगी हवा, सिंपल सी बात है। सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द डायफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स, ठीक है। Inspiration is initiated by the contraction of diaphragm, which increases the volume of the thoracic chamber in the anterior posterior direction. Axis. The contraction of external intercostal muscles lift up the ribs. Contraction of external intercostal muscles contract किया, lift up the ribs and sternum, causing an increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis. Dorsoventral axis, ठीक है। The overall increase in the thoracic volume causes a similar increase in pulmonary volume. सिंपल सी बात है, अगर thoracic chamber में कोई भी चेंज आया तो वो चेंज pulmonary वॉल्यूम में भी आएगा। जो pulmonary हमारी कैविटी है, लंग्स है, उसके अंदर भी आएगा। क्योंकि कहाँ आप सिचुएटेड है हमारे लंग्स? ये thoracic chamber में तो सिचुएटेड है, सिंपल सी बात है, तो वहाँ भी आएगा, ठीक है। The overall increase in the thoracic volume causes a similar increase in pulmonary volume. An increase in pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये वही बात हो गई, अगर एक शहर में कुछ चेंज आया है तो तुम्हारे घर में भी आएगा। शहर की हवा खराब हुई है तो तुम्हारे घर की हवा भी खराब होगी। उसी तरीके से थोरेसिक चैम्बर में चेंज आया है तो लंग्स में भी आएगा ही, क्योंकि लंग्स कहाँ है? तुम्हारा घर कहाँ है? शहर के अंदर, और लंग्स कहाँ है? थोरेसिक चैम्बर के अंदर, ठीक है। एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोला गया है इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुई तो डिक्रीज क्या हुआ? प्रेशर डिक्रीज हो गया, सिंपल सी बात है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। विच फोर्सेज द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर आ जाएगी, अगर हमने अंदर लो कर दिया है प्रेशर तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर आ जाएगी, सिंपल सी बात है। ओके, ये देखो, ये क्या पहला क्या कौन सा डायग्राम है भैया? पहला कौन सा डायग्राम है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग शोइंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। तो सबसे पहले क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीजेज, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये देखो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और रिब्स एंड स्टर्नम बाहर की तरफ रेज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये रिब केज है तुम्हारा, ठीक है। फिर एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम लंग्स, डायफ्राम दोबारा अपनी जगह पर वापस आ गया है, रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स डिक्रीजेस, इनडायरेक्टली प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है। कहाँ थे हम? रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न्स द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन एंड रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम, प्रेशर इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। एंड देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम, दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन इंटरपल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो गया है तो बाहर चली जाएगी हवा, ठीक है। Expiration. We have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen, abdominal muscles, ठीक है। On an average, ये हमने पढ़ा वैसे, ठीक है, forceful expiration पढ़ा, ठीक है। On an average बोला गया है कि healthy human being breathes 12 to 16 times per minute. The volume of air involved in breathing movements can be estimated by using a spirometer, which helps in clinical assessment of pulmonary functions. Okay, done. ठीक है। तो अगर हमें मेजर करना है इन एंड आउट एयर का तो हम स्पायरोमीटर की मदद से करेंगे, ठीक है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम क्या हुई? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, द नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है। इट इज अप्रॉक्स 500 ml। हेल्दी मैन एक मिनट में कितना कर सकता है? 6000 से 8000। ये एक हेल्दी पर्सन की बात की जा रही है, ठीक है। इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन, फोर्सफुल कितना? 2500 से 3000 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, दिस एवरेज 1000 से 1100 ml, ठीक है। चलो, रेजिडुअल वॉल्यूम कितना हुआ? भाई साहब जितनी हवा बची है लंग्स में, कोलैप्स नहीं होने देना है लंग्स को,
1100 से 1200 ml. By adding up a few respiratory volumes described above, one can derive various pulmonary capacities which can be used in a clinical diagnosis. सिंपल सी बात है, ये किसके लिए हम बना रहे हैं, ये किसके लिए हम बना रहे हैं कि हम डायग्नोसिस कर सके, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन. नॉर्मल एक्सपायरेशन की है, अब मेरी मर्जी है, मैं एक नॉर्मल ब्रीदिंग तो करूँगी ही करूँगी. तो इनहेल करो, फिर उसके बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, फोर्सफुली इनहेल, IRV, TV प्लस IRV, डन. फिर आता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. एक्सपायरेटरी बोला गया है नॉर्मल इंस्पायर करो, कर दिया नॉर्मल इंस्पायर. अब क्या करना है मुझे, नॉर्मल इंस्पायर करने के बाद मैं कितनी हवा बाहर छोड़ सकती हूँ. ओके, ठीक है. फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन. नॉर्मल एक्सपायरेशन करो, हो गई नॉर्मल एक्सपायरेशन. अब ERV पड़ी है मेरे लंग्स में और RV पड़ी है. अब वाइटल कैपेसिटी, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन. फोर्सफुल एक्सपायरेशन करो. सबसे पहले क्या करूँगी, ERV भरूंगी. अब नॉर्मल ब्रीथ करूँगी, TV भरूंगी, प्लस IRV भरूंगी, ठीक है. दिस इंक्लूड्स ERV, TV और IRV. और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स इंस्पायरेशन. फोर्स इंस्पायरेशन करो, ठीक है. फोर्स में इंस्पायरेशन करी मैंने, सबसे पहले कौन सी भरी, ERV, ठीक है. फिर कौन सी, TV, फिर IRV भी भर सकती हूँ मैं. टोटल लंग कैपेसिटी क्या हुई, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड बाय द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पायरेशन. कितनी पूरी की पूरी लंग्स में प्रेजेंट है, तो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, डन. एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एल्वियोली आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, ये हमने लिखा हुआ है नोट्स में. एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, होता है, प्राइमरी साइट क्या है, एल्वियोली है, ठीक है. O2 and CO2 आर एक्सचेंज इन दिस साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन, मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. Solubility of the gases as well as thickness of the membrane involved in diffusion are also the important factors that can affect the rate of diffusion, ठीक है. Pressure contributed by an individual gas and a mixture of gases called partial pressure and is represented by PO2 and PCO2. Partial pressures O2 and partial pressure CO2, ठीक है. Partial pressures of these two gases in atmospheric air and two site of diffusion are given in, ये नहीं पढ़ना है, कल पढ़ेंगे, ठीक है, ये कल पढ़ रहे होंगे हम, ठीक है. तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस यार, हाँ ठीक है, मैं कल ही लाती हूँ NCERT वाली. चलो आज के लेक्चर के लिए इतना ही. आई होप, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था. इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना ये वाला, कैपेसिटीज़ और वॉल्यूम्स वाला. अच्छे से जैसे प्रैक्टिकली करके देखना, अच्छे से याद हो जाएगी चीज़ें. पहली बात तो याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हारे दिमाग में छप जाएंगी ये चीज़ें, अगर अच्छे से प्रैक्टिकल करके वैसे ही करोगे जैसे आज हमने लेक्चर में पढ़ा. और DPP दे दूँगी आज की, अच्छे से उसको सॉल्व कर लेना. सारे इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले क्वेश्चंस होंगे उसमें. बाकी सब्सक्राइब करना बायो बड्डी को और अपने साथ के नीट एक्सपीरियंस के साथ शेयर भी कर दो यार. और थैंक्स फॉर वॉचिंग.